कि इंग्लिश मीडियम में जो स्टफ आ रहे हैं और हिंदी मीडियम में जो स्टफ आ रहे हैं, दोनों के बीच ह्यूज गैप है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये गैप बढ़ता जाएगा और इसे बड़े सामान्य से तरीके से समझने की जरूरत है कि आज जो भी बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा होशमंद होगा और परिवार का थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा, वो इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ेगा। मतलब यह कि इन दोनों स्तरों पर जो बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं, अधिकांशतः हुए बच्चे हिंदी माध्यम में रह जाते हैं। और अब देखेंगे समय के साथ ये ट्रेंड और तेज पिछले करीब करीब 11-12 वर्षों से मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी माध्यम के जो गंभीर छात्र हैं वो हमारी पुस्तकों को आधार जरूर बनाते, बात यूपीएससी की हो या कोई आप समझिए कोई बच्चा जैसे ग्रेजुएट हुआ, उसके मन में ख्याल आया कि मुझे अधिकारी बनना है, मन में ऐसे सपने आते हैं निश्चित सर, उसकी शुरुआत कहाँ से? देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा मैसेज बच्चों के लिए भी है और मेरा मैसेज गार्जियन के लिए भी है। स्कूलिंग को गंभीरता से, एनसीईआरटी की बुक पर आज हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे स्कूलिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे। पढ़ने का मतलब, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का मतलब होता है कि हमें परसेंटेज मार्क्स मिल जाए, ठीक है, थोरो सिलेबस का कवरेज नहीं होता। अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लेना चाहता, वो जो है खुद तैयारी करना चाहता है, जैसे कि आपने कहा कि सबसे मजबूत आधार जो है वो एनसीईआरटी की किताब है, उनके लिए कहाँ चुनौतियाँ आती हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्हें वाकई कोई गाइडलाइन की जरूरत होती है या बिना उसके भी किताबों का सहारा लेकर वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी? और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर हमारे बच्चे नहीं, क्या बात, और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पर 5 बच्चे 6 बच्चे मौजूद होंगे। क्या बात। तो जो बात मैं इंडिकेट वहाँ पर करना चाहता हूँ वह यह इंडिकेट करना चाहता हूँ कि कोचिंग जरूरी नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। 68वीं बीपीएससी का परिणाम सामने आ चुका है। जिन्हें सफलता मिली है उनके चेहरे पर खुशी है और जो अभ्यर्थी थोड़े से चूक गए हैं उनके चेहरे मायूस हैं। सफलता और मायूसी के बीच के जो सवाल हैं वो सबके जहन में हैं। इसी सवालों की करेंगे तहकीकात और जानेंगे कि ये एग्जाम कितना कठिन है, यूपीएससी और बीपीएससी की चुनौतियां क्या क्या हैं। तैयारियों को लेकर, मौजूदा सवाल को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाए गए बच्चे कई जगह पर आज अधिकारी हैं। हम स्वागत करेंगे कुमार सर्वेश्वर का बिहार तक के स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। चूंकि आप बिहार की धरती से भी आते हैं, अभी 68वीं बीपीएससी का परिणाम आया। बदलते दौर में मतलब रिजल्ट का जो ट्रेंड रहा, इसमें किस तरह का बदलाव देखते हैं और वाकई ये एग्जाम जो है किसी के लिए सपने के साकार होने जैसा है? जिनके परिणाम आ गए उनके चेहरे पे खुशी है और कुछ के चेहरे पे मायूसी है। हम बात करेंगे उनके बदलते ट्रेंड को लेकर के भी, लेकिन बीपीएससी का जो भी रिजल्ट आया है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीपीएससी के ट्रेंड के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। बीपीएससी के रिजल्ट पर सीधा सीधा एक इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। यूपीएससी से बीपीएससी का क्लोजनेस जो बढ़ रहा है, या हम कहें बीपीएससी का जो ओरिएंटेशन प्री से लेकर के मेंस, मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक जो यूपीएससी की ओर हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसके कारण बदलाव, धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया तेज हो रही है। नंबर 2, दूसरी बात जो कहना चाहूँगा वह यह कि जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ समय पहले तक जीके ओरिएंटेशन वाले जो बच्चे होते थे, और चूंकि मेंस के भी क्वेश्चंस ऐसे होते थे जहाँ से अगर सिलेक्टेड एरिया को आप कवर करते तो क्वालिफाई करने की संभावना बन जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। तो प्योरली जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है यह नया पैटर्न और रिजल्ट जो इंडिकेशन दे रहा है, यह उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह कि एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ जो टेक्निकल प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड साउंड है, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर देखूं
तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चे इस कंपटीशन में पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहूँगा। कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते नजर आते हैं कि भाषा कोई बाउंडेशन नहीं होती। मैं नाम ही ले लेता हूँ, विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत फेमस टीचर हैं, वो भी कहते हैं कि ठीक है भाषा कोई बाउंडेशन नहीं है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। चुनौतियाँ कहाँ हैं सर भाषा को लेकर? देखिए, बेसिकली समस्या भाषा नहीं है, समस्या माध्यम नहीं है। ठीक है, समस्या जो वहां पर उभर करके सामने आती है वह यह एक समस्या है गाइडलाइंस और मटेरियल के स्तर पर, जो व्यावहारिक समस्या है हिंदी माध्यम में, मतलब कम है कंपैरेटिवली इंग्लिश माध्यम की तुलना में। लेकिन उससे बड़ी समस्या जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि इंग्लिश मीडियम में जो स्टफ आ रहे हैं और हिंदी मीडियम में जो स्टफ आ रहे हैं, दोनों के बीच ह्यूज गैप है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये गैप बढ़ता चला जाएगा और इसे बड़े सामान्य से तरीके से समझने की जरूरत है कि आज जो भी बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा होशमंद होता और परिवार का थोड़ा सा भी सपोर्ट होता, वो इंग्लिश मीडियम की ओर मूव कर जाता है। मतलब यह कि इन दोनों स्तरों पर जो बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं, अधिकांशतः हुए बच्चे हिंदी माध्यम में रह जाते हैं। और अब देखेंगे समय के साथ ये ट्रेंड और तेज होगा। नहीं तो ये दुविधाजनक स्थिति नहीं है सर? जैसे जिन बच्चों का ख्वाब, मतलब उनका ख्वाब भी होता है, वो हिंदी माध्यम में ही सोचते हैं। ये मैं कोई भाषा का पक्षधर नहीं हूँ, ठीक है, हर भाषा की अपनी महत्ता है, लेकिन इससे ये इसकी दूरियां कम कैसे होगी? जो बच्चे सपने लेकर के आते हैं, आप खुद दिल्ली में रहते हैं बिहार से आकर के, और मैं बता दूं कि सर ने 2 बार मेंस का एग्जाम दिया है, उस पर भी करेंगे बातचीत। कहाँ चूक होती कहाँ है सर, और इस ट्रेंड को आखिर खत्म कैसे किया जाए? मुझे यह लगता है कि जब बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के सामने जो चुनौतियां होती हैं, इन चुनौतियों की जानकारी होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज जो है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो उन्हें देखना चाहिए कि आखिर वे सफल क्यों हो रहे हैं। उसमें केवल एक स्टफ अहम रोल प्ले नहीं करता, अप्रोचेज भी अहम रोल प्ले करता है, प्रोफेशनलिज्म भी अहम रोल प्ले करता है, एक फ्लैक्सिबल माइंडसेट भी अहम रोल प्ले करता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी माध्यम के छात्रों को यह मैसेज देना चाहूंगा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कि मीडियम इज नॉट द प्रॉब्लम। विकास सर ने ऐसा कहा है तो मैं उससे असहमत नहीं हूं, मैं 100% एग्री करता हूं उनकी बातों से कि माध्यम समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम अपनी कॉपी में जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी की डिलीवरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये परिणाम निर्धारित करता है। और क्वालिटी की डिलीवरी जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमें किस तरह का मार्गदर्शन हमें मिला है, कैसे हमारी मेंटरिंग की गई है, और जो चेंजिंग अप्रोच है उसके प्रति हम कितने रेस्पॉन्सिव हैं। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं और संयोग से लेखक भी हूं। बिल्कुल सर, मतलब और समसामयिक विषयों पर आप बेहतरीन टिप्पणी भी करते हैं। पिछले करीब 11-12 वर्षों से मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी माध्यम के जो गंभीर छात्र हैं वो हमारी पुस्तकों को आधार जरूर बनाते, बात यूपीएससी की हो या बीपीएससी की बात हो। लेकिन एक चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि स्टफ जैसे जैसे कमजोर पड़ रहा है, पैसेंस का अभाव है, ये एक समस्या है आज के दौर की। दूसरी समस्या जो उभर करके आती है, स्टफ जैसे जैसे कमजोर पड़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि किताबों से बच्चों की दूरी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो बीपीएससी के कंटेक्स्ट में मैं जितना समझता हूं, आज के डेट में बड़ा क्लियर कट मैसेज है बीपीएससी का, गो टू योर बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स। और बेसिक्स है आप टेक्स्ट बुक की ओर वापस लौटे, टेक्स्ट बुक की ओर, मतलब आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबें जो मतलब क्लास 5 से लेकर के 12 तक आपका बैकग्राउंड एक तरह से तैयार करती है। निश्चित तौर पर। और एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा गाइड बुक की बजाय आप टेक्स्ट बुक की ओर जाएं। मतलब देख करके बड़ी वितृष्णा होती है कि बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं और पता चला वो कोई बाजार का चुटका नोट्स या गाइड उठाते हैं, या वो चाहते हैं कि हमें 30-40 पेज का कोई मटेरियल मिल जाए और वहीं से प्रश्न पूछे जाए और हम वहां से निकाल दें।
ठीक है। लेकिन एक सामान्य सा सवाल है जो आम दर्शक भी इसे जानना चाहेंगे और जो थोड़े से चूक गए हैं अभी 68वीं बीपीएससी परीक्षा में, और बेहद ही आम सवाल है, लोगों के मन में धारणा होती है इसकी शुरुआत कैसे करें। कोई आप समझिए कोई बच्चा जैसे ग्रेजुएट हुआ, उसके मन में ख्याल आया कि मुझे अधिकारी बनना है, मन में ऐसे सपने आते हैं सर, उसकी शुरुआत कहां से हो, ये एक बेसिक सवाल है और मुझे लगता है यहां से अगर थोड़ा सा क्लियरेशन लोगों को मिले तो वो बेहतर कर सकते हैं। देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा मैसेज बच्चों के लिए भी है और मेरा मैसेज गार्जियन के लिए भी है। स्कूलिंग को गंभीरता से लें। एनसीईआरटी की बुक पर आज हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे स्कूलिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे। पढ़ने का मतलब, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का मतलब होता है कि हमें परसेंटेज मार्क्स मिल जाए, ठीक है, थॉरो सिलेबस का कवरेज नहीं होता। तो अगर बच्चे स्कूलिंग को लेकर के गंभीर होंगे तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की बात जो हम लोग करते वहां पर चीजें उनके लिए आसान होंगी। दूसरी चीज, एनसीईआरटी एक थोड़ा सा फर्क मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। गाइड बुक में रटने के लिए जितनी चीजें मिल जाएं, लेकिन गाइड बुक में आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता, समझने के लिए कुछ भी नहीं होता, और गाइड बुक आपके थॉट प्रोसेस के डेवलपमेंट में कहीं पर भी हेल्पफुल नहीं होता। तो थॉट प्रोसेस को कैसे बढ़ाएं? टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जितना पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक ऐसी है कि आज भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, अगर पॉलिटी पढ़ा रहा होता हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि पढ़ाने के क्रम में जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी की 9th, 10th, 11th, 12th उनकी पुस्तकों के में उस चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक जो हैं उनको हम वहां से जरूर कवर करें। और हर बार कुछ न कुछ वहां पर नया मिलता है। टेक्स्ट बुक की यही खासियत होगी क्योंकि मीनिंग सेंस जो बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन छुपे होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वह हमें नए इंटरप्रिटेशन की ओर ले जाता है। एक और सामान्य सा सवाल है सर, अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लेना चाहता, वो जो है खुद तैयारी करना चाहता है, जैसे कि आपने कहा कि सबसे मजबूत आधार जो है वो एनसीईआरटी की किताब है, उनके लिए कहाँ चुनौतियां आती हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्हें वाकई कोई गाइडलाइन की जरूरत होती है, या बिना उसके भी किताबों का सहारा लेकर वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी? देखिए, दो बातें मैं बहुत ओपनली बोलता हूं, एज ए स्टूडेंट में महसूस किया और लगभग मोर देन 2 डिकेड से मेंटरिंग कर रहा हूं। मोर देन 2 डिकेड, 20 वर्षों से ज्यादा का सर का अनुभव है। और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर हमारे बच्चे नहीं होंगे। क्या बात। और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर 5 बच्चे 6 बच्चे प्रशासन में मौजूद ना हो। क्या बात है। तो जो बात मैं इंडिकेट वहां पर करना चाहता हूं वह यह इंडिकेट करना चाहता कि कोचिंग जरूरी नहीं है। इसके बावजूद कि उस दुनिया से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है मेंटरिंग, महत्वपूर्ण है गाइडलाइन। वो कोचिंग में जुड़े होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो सकता और वो बिना कोचिंग में गए हुए भी उपलब्ध हो सकता है। तो महत्वपूर्ण वो गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन के कई चैनल हो सकते हैं। हमारे सीनियर्स उसके लिए चैनल हो सकते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बैंक हैं उनको हम अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 3, आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चीजें इतनी फैली हुई हैं कि अगर आप सही यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाते, सही मेंटर तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच पाते हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर कट अपने हर क्लास में और अपने हर प्रोग्राम में बच्चों को कहता कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएं, सार्थक संवाद है, उस YouTube चैनल पर चले जाएं, मोर देन 600 वीडियोज मौजूद हैं। अगर उन वीडियोज को आप प्रॉपरली फॉलो करते, रिलीजियसली फॉलो करते, पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी, तब मैं आपको एश्योर करता हूं कि एटलीस्ट 60 to 70% जो तैयारी होगी सिविल सर्विसेज की, आप उसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो वहां पर ना पे करना पड़ रहा है, ना किसी टीचर के पास जाना पड़ रहा है, और ना ही उसके लिए आपको लेकिन एक और सवाल है सर, अक्सर जब भी मैंने अभी बीपीएससी का परिणाम आया, कई सफल अभ्यर्थियों से मैंने बातचीत की, तो पढ़ाई को लेकर के एक आम सवाल जो दर्शक भी कमेंट में पूछते रहते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई करें, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। एक टीचर की नज़र में आप, चूंकि आप 2 बार, मैंने जिक्र पहले भी किया, 2 बार आपने मेंस का एग्जाम दिया सर, वहां तक 2 बार इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू, 4 बार मेंस, 2 बार इंटरव्यू, माफ करिएगा।
तो ये अपने आप में अगर आप कोई बात कहेंगे तो उसका एक प्रभाव होगा उन छात्रोरों पर भी सबसे ज्यादा जो थोड़े से नंबर से चूक गए या वहां अंतिम सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, ये कोई रोड मैप है इसका, या फिर एक नहीं कहते हैं स्टूडियो टाइप सवाल है जो हर किसी से पूछा जाता है और ये प्रश्न ही अनुत्तरित लगता है? मुझे लगता है मैं इसे स्टूडियो टाइप का सवाल ज्यादा बिल्कुल। मानता हूँ। नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, कितने घंटे आप पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता। क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स मोस्ट, पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है एग्जामिनेशन के समय आप 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ें, उसकी तुलना में बेहतर है कि उन्हें एवरेज आप 7 घंटे जो है रेगुलर पढ़ें, 365 दिन पढ़ें। लेकिन कभी कभी सर डिमोटिवेशन आ जाता है, और मतलब जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं जिक्र कर देता हूँ, 12th फेल मूवी सबने देखी होगी, और काफ़ी इस चीज़ को लेकर के एग्ज़ाम को लेकर के उसमें बहुत कुछ बताया गया, और 4 बार के प्रयास के बाद वो सफलता मिलती है। इससे कैसे पार पाया जाए? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट होते हैं, और उनको कोई अगर बूस्टर जो डोज मिलता है कुमार सर्वेश सर की तरफ से, तो उनको लगेगा कि नहीं भाई ठीक है, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता, ढूंढनी है मंजिल अगर तो अपना रहनुमा खुद बन, वो भटक गया है अक्सर जिसको सहारा मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। दिक्कत यह है कि मूवी की अपनी नीड और रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर चीजों को रोमांटिसाइज करके प्रेजेंट किया जाता है। मनोज से भी मैं परिचित हूँ, श्रद्धा से भी मैं परिचित हूँ, और वो हमारा टीचिंग कैरियर का अर्ली फेज था। अच्छा, जब दोनों संपर्क में आए थे। जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि यूपीएससी पैसेंस और प्रिजर्वेंस, दोनों अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो इसकी तैयारी करें, अगर नहीं है तो मत करें। तीसरी बात जो मैं कहता हूं कि उस आदमी को जीतने का कोई हक नहीं है जो हारने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यदि आप असफल होने के लिए तैयार हैं मेंटली, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर मुझे लगता है कि इस लंबी रेस में आपके लिए अपने पैसेंस को बनाए रखना मुश्किल होगा। दोनों अप्स एंड डाउन्स जो है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल। अभी 67th में हमारी 2 बच्ची थी, वी आर होपिंग कि उनका रिजल्ट होना चाहिए था। 67th इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था, लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में हमने कई सारे बच्चों को कॉल किया स्पेशली, ठीक है, कंसोलेशन के लिए नहीं, जस्ट उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए और ये कहने के लिए कि आई एम विथ यू, वी आर विथ यू। ठीक है, बिल्कुल। एनी टाइम किसी भी प्रकार की जरूरत हो आप हमसे संपर्क करें। अभी उसमें से एक बच्ची ने बीपीएससी में 37th रैंक हासिल किया है। क्या बात है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें होने के बावजूद जब तक एप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा, जब तक सारे संयोग नहीं मिलेंगे, तब तक चीजें क्लिक नहीं करती हैं। और जब तक चीजें क्लिक नहीं करती हैं तब तक आपको मतलब अपने प्रति भरोसा, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना होगा। निश्चित रूप से सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप उस दौर तक गए, अंतिम कड़ी तक गए, और वहां पर जिस तरह से, जैसे अभी मैंने जिक्र किया 12th फेल मूवी में, क्या उतना जो इंटरव्यू के दौरान जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये रिलेट करेंगे जो बिहार तक के दर्शक होंगे और खासकर जो तैयारी कर रहे बच्चे होंगे, क्या उतना हार्ड तरीके से सवाल पूछा जाता है, इतना जजमेंटल हुआ जाता है वहां पर? किस तरह की चुनौतियों का वहां अंतिम दौर में फेस करना पड़ता है, ये बताइए सर। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मतलब इसका कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से आंसर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है एक ही परफॉर्मेंस 3 डिफरेंट बोर्ड 3 तरीके से जज करें। अच्छा। और तीनों जगह पर आपको उस परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड जो है अलग अलग मिले। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बोर्ड का नेचर जो है वो चेंज करता है। जैसे कई बार हम लोगों ने ऐसे सिचुएशन देखे, अपने दौर में भी हमने देखे, उसके बाद के दौर में भी जब हमारे बच्चे देने लगे उस दौर में भी हमने देखा। कई बोर्ड होते हैं जो बहुत सॉफ्टली आपको अप्रोच करते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकलेंगे तो फील गुड के साथ निकलेंगे।
लेकिन पता चला मार्क्स जब आते हैं ना, तो मार्क्स पता चला आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चला जाता है। कई बार क्या होता है, बोर्ड हार्शली आपसे ट्रीट करता है और आपको लगता है हमारा पूरा इंटरव्यू गड़बड़ हो गया, लेकिन जब मार्क्स आता है तो आपके चेहरे खिल उठते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो चूंकि बोर्ड को चेयर करने वाले पर्सनालिटी अलग अलग होते हैं, इवैल्यूएशन का उनका पैटर्न अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये बोर्ड टू बोर्ड जो है चीजें वो वेरी करता है। वेरी करती है। ठीक है, निश्चित रूप से। हाँ, कुछ बोर्ड आपको हार्श लग सकते हैं, कुछ बोर्ड स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, कुछ सॉफ्ट लग सकते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन। अच्छा, कई सारे कमेंट मैं देखता हूं कि जैसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं छात्र डेडिकेटली, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं डेडिकेटली, कभी कभी आरोप लगता है कि नहीं भाई उधर से आ गए और इतनी अच्छी उनकी तैयारी थी कि मेरा सीट खा गए। तो ये क्या वाकई ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है, क्या है इनके बीच? हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बेटर क्वालिटी विल प्रिवेल। तो तैयारी कैसे शुरू की जाए, मतलब किसकी तैयारी सबसे ज्यादा बेहतर? हम अगर कह रहे हैं नहीं कि वो बेहतर तैयारी के साथ आ गए, तो हमें तो किसी ने तैयारी करने से नहीं रोका। बिल्कुल नहीं, अगर बीपीएससी लगातार पैटर्न चेंज कर रही है, उसका ओरिएंटेशन यूपीएससी की तरफ है, अगर बीपीएससी के चेयरमैन ने यह कह दिया कि हम 30 सितंबर 2023 को 70वीं पीटी लेंगे और जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में हम मेंस लेंगे, तो लगभग बच्चों के पास साल भर का समय है। अब अगर साल भर का समय है तो इस साल भर का आप यूज भी कर सकते हैं और यह साल भर आपका वेस्ट भी जा सकता है। अगर अभी से आप लग जाएं, आपके पास सामने प्री का भी डेट है, मेंस का भी डेट है, और आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी शुरू करें, आप बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन होता इसके जस्ट अपोजिट है। बच्चे वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे वेट करते हैं, और स्पेशली बिहार के बच्चों के कंटेक्स्ट में मैं बात करना चाहूंगा, अगर दरोगा की वैकेंसी आई तो सारा काम छोड़ के वो दौड़ना शुरू कर देंगे, लग जाएंगे। अगर टीचर की वैकेंसी आई तो सारे उसमें लग जाएंगे। तो इस तरीके से कभी भी सिविल सर्विसेज जैसे सीरियस एग्जाम की तैयारी नहीं की जा सकती। अगर आप डेडिकेटेड होकर, कमिटेड होकर तैयारी कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज आई एम वेरी सॉरी। कम से कम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर सिविल सर्विसेज के प्रति डेडिकेटेड होकर के आप तैयारी नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दें। अभी सर आप टीचर हैं, कभी छात्र रहे और उस अंतिम मुकाम तक भी पहुंचे, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और जो छात्र देखेंगे इसको वो समझेंगे कि हाँ, इससे मुझे आगे बढ़ना है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं वहां पहुंचना है। किन चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा, ये बताइए। सारी चुनौतियां गौन हैं। आपको मेंटली टफ होना होगा, आपको इमोशनली टफ होना होगा। इमोशनली टफ को जरा विश्लेषण के जरिए बता दीजिए। इमोशनली टफ होने का मतलब क्या होता है? मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा। जब 2003 में वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू था, जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट के बाद जो है फाइनली नहीं हुआ, और हमारा एक क्लोज फ्रेंड है जो अभी तमिलनाडु कैडर आईजी है, प्रदीप, 95th रैंक था। तो जब रिजल्ट सारा कुछ देखा तो हमारे गुरुदेव हैं मणिकांत सिंह, सर को मैंने फोन किया कि सर प्रदीप का 95th रैंक हो गया है, विशेष मैं आकर के बात करूंगा। वहां से मैंने लौटा, और लौटने के बाद मुझे यह लगा कि थोड़ा सा मुझे अपने आप को समय देना चाहिए। 45 मिनट का मैंने समय दिया और अपने आप को सिर्फ यह समझाने की कोशिश की कि सर्वेश, आज तुम वहीं पर खड़े हो जहां पर 1996 में खड़े थे, जब तुमने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, और तुम्हें फिर जीरो से यात्रा शुरू करनी है। फर्क यह है कि 96 में तुम्हारे पास कई अपॉर्चुनिटीज थी, आज तुम्हारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज, आज चारों तरफ से उंगलियां तुम्हारी ओर उठी होंगी और तुम्हें अपने आप को साबित करना है मुंह बंद करके। और जस्ट बिलीव मी, पिछले 21 वर्षों से मैं यही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं गलत नहीं हूं। निश्चित रूप से आपने उसे साबित किया भी। आज आपने जैसे कहा कि बिहार के हर जिले में 3 से 4 अधिकारी रैंक के लोग मिल जाएंगे, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है सर। और मेरे गुरुदेव भी कहा करते हैं कि जीवन संघर्ष यात्रा नहीं है, नेचुरल जर्नी है, ये प्राकृतिक यात्रा है, तो जो मिले वही सही। और इसमें आप चूंकि बेहतर कर रहे हैं सर, आखिरी सवाल ये होगा कि छात्रों को, जो छात्र आपके क्लासरूम का हिस्सा होते हैं,
पहला सजेशन आप क्या देते हैं छात्रों को? मैं कहता हूं प्रोसेस को एंजॉय करो। हम्म, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट बट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तुम प्रोसेस एंजॉय करोगे ना, ठीक है, तो उस स्थिति में एट द एंड तुम सफल हो तब भी और तुम असफल हो तब भी, सफलता और असफलता के फर्क वहां पर समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम इस चीज के लिए डिजर्व करते थे। अगर आज तुम वहां पर नहीं हो तो लूजर केवल तुम नहीं हो, लूजर हमारा समाज भी है और लूजर हमारा प्रशासन भी है। जब इस फीलिंग के साथ वहां से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने पूरी की पूरी दुनिया खुली रहती है। निश्चित रूप से। तो जाहिर सी बात है सर के साथ जो ये बातचीत हुई है, आप तमाम जो परीक्षा देने की तैयारी में होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे या जिनके मन में अधिकारी बनने का ख्वाब भी होगा, वो ज़रूर इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सर, आपने बिहार तक को वक्त दिया और इस सार्थक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।